सोलो लेवलिंग में हम लोगों ने देखा है कि कैसे लेवल बाय लेवल जिन्वू अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करते जा रहा है। और ऐसे ही करते करते जिन्वू आगे जाकर मानवा में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसे लिटरली गॉड से कंपेयर करना गलत नहीं होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को 7 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स बताए थे जो कि जिन्वू ने थ्रू आउट द मानवा यूज किए। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से चेकआउट करना, यहाँ पे लिंक फ्लैश हो रही होगी। तो आज मैं तुम लोगों को 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स बताऊंगा जो कि जिन्वू के पास है, जिसका यूज करके उसने सोलो लेवलिंग के कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को हराया है और इन्हीं पावर्स का यूज करके वो सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब टॉपिक शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, आगे की वीडियो में सोलो लेवलिंग की मानवा से कई सारे स्पॉइलर्स होंगे, तो उस चीज का ध्यान जरूर से रखना। अब सबसे पहले 10वें नंबर की पावर की बात करें तो उसका नाम है कोलोसल स्ट्रेंथ। जिन्वू की ये वाली स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने इसका यूज करके थॉमस आंद्रे को हराया था। थॉमस आंद्रे जो कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, उसको जिन्वू ने सिर्फ अपनी फिस्ट यानी कि मुक्को से हराया था। इवन उसके बाद भी जब थॉमस आंद्रे ने अपनी एपेक्स पावर स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन को यूज किया था, तब भी जिन्वू ने उसे इतना मारा था, तब तक मारा था जब तक थॉमस आंद्रे बेहोश नहीं हो गया था। और इसके ऊपर से भी इस पावर का यूज करके जिन्वू ने बीस्ट मोनार्क को भी हराया है। और सोलो लेवलिंग का एंड आते आते तो जिन्वू इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती थी। जिसके बाद 9वें नंबर पर आती है उसकी स्ट्रेंथ स्पीड। जनरली सोलो लेवलिंग में जो हंटर्स होते हैं वो भी स्पीड में काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और इनिशियली जिन्वू भी इतना फास्ट तो था ही कि वो डंजन्स में मॉन्स्टर से भाग सकता था। लेकिन जैसे जैसे जिन्वू लेवल बाय लेवल पावरफुल होता जा रहा था उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। एक पॉइंट पे तो वो इतना तेज हो गया था कि वो स्पीड ऑफ साउंड को भी पीछे छोड़ देता था और इवन इसके बाद भी जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती ही जाती है। और आगे जाकर एक पॉइंट पे तो जिन्वू इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि उसे एस रैंक हंटर्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इवन जिन्वू की स्पीड यहाँ पर भी नहीं रुकती है। मानवा की जो फाइनल फाइट है जिन्वू और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में, उस फाइट में मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो अपनी एक पावर यूज करता है जिसका नाम होता है ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये जो अटैक होता है उसकी स्पीड बराबर होती है लाइट की स्पीड के, लेकिन जो जिन्वू होता है वो इस अटैक को भी डॉज कर देता है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि जिन्वू आगे जाकर इतना फास्ट हो जाता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को भी पीछे छोड़ देता है। फिर इसके बाद 8वें नंबर की पावर है शैडो एक्सट्रैक्शन। अब देखो जो जिन्वू है वो एक नेक्रोमेंसर है। जिनको नहीं पता, नेक्रोमेंसर वो लोग होते हैं जो काला जादू, विचक्राफ्ट, सॉर्सरी और मैजिक यूज करते हैं मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए। और ये जो नेक्रोमेंसर होते हैं वो मरे हुए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए। अब ये वाली जो पावर है ये मिली थी जिन्वू को एक डंजन में नाइट मॉन्स्टर को हराने के बाद। और सिमिलरली जैसा मैंने बताया तो जिन्वू भी इस शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर का यूज करके मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर सकता है, सिर्फ मोनार्क्स को छोड़कर। इस पावर का यूज करके जिन्वू जिन भी लोगों को जिंदा करता है वो उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। और ये जो लोग होते हैं ये इतने ज्यादा लॉयल होते हैं जिन्वू से कि वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। और जिन्वू जो इन मरे हुए लोगों को जिंदा करता है उन्हें शैडोज कहा जाता है। और आगे जाकर तो जिन्वू ने ऐसे 10 मिलियन बहुत ही पावरफुल शैडोज का यूज करके अपनी एक आर्मी बना ली थी। जिसके बाद 7वें नंबर पर आती है पावर शैडो एक्सचेंज एंड डायमेंशनल ट्रेवल। ये जो एबिलिटी है ये बेसिकली एक टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है। इस एबिलिटी का यूज करके जिन्वू अपने किसी भी शैडो के साथ अपनी जगह स्वैप कर सकता है और ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि उसके जो शैडो है वो कहाँ पर है। एक बार तो जब जिन्वू की बहन को ऑलमोस्ट एक मॉन्स्टर ने मार ही दिया था तो उसी समय जिन्वू ने अपने एक शैडो के साथ अपनी जगह स्वैप कर ली थी, जिस शैडो को जिन्वू ने अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए रखा था। और जगह स्वैप करने के बाद जिन्वू ने अपनी बहन को बचा भी लिया था। और इवन आगे जाकर मानवा में तो ये वाली पावर इतनी ज्यादा अपग्रेड हो जाती है कि ये डायमेंशनल लेवल पर पहुंच जाती है। जिन्वू लिटरली पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी गेट ओपन कर सकता है और पूरे यूनिवर्स में जहाँ चाहे वहाँ ट्रेवल कर सकता है। और इवन वो इतने बड़े बड़े गेट्स भी क्रिएट कर सकता है कि उससे एक साथ हजारों लोग क्रॉस कर सकते हैं। फिर 6वें नंबर पर आती है पावर डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन। अब ये जो पावर है ये जिन्वू को सिस्टम से ही मिली थी। इस पावर के कारण जिन्वू को कोई भी डिजीज, इलनेस और कोई भी पॉइजन हार्म नहीं पहुंचा सकता है। वो इन सबसे इम्यून है। ये वाली जो पावर है रीजनरेशन की ये बहुत ज्यादा सिमिलर है वुल्वरीन की पावर की जैसे। सोलो लेवलिंग के फाइनल आर्क में मोनार्क्स ने जिन्वू को तो मार भी दिया था एक बार, लेकिन उसकी इस एबिलिटी के कारण वो वापस से जिंदा हो जाता है कंप्लीटली हील्ड होके। इसके बाद 5वें नंबर पर आती है पावर मोनार्क्स डोमेन एंड रूलर्स अथॉरिटी। पूरे सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में जिन्वू एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि मोनार्क्स और रूलर दोनों की पावर्स को पोजेस करता है। और जो दूसरी पावर है रूलर्स अथॉरिटी वो एक टेलेकिनेटिक एबिलिटी है जिससे कि जिन्वू किसी भी चीज को बिना टच
टच किए कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली मैग्नीटो, लेकिन उसे आयरन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो किसी भी चीज को उड़ा सकता है। जिसके बाद चौथे नंबर पर आती है पावर एग्जिस्टेंशियल इरेजर। इस पावर का यूज करके जिन्वू किसी भी चीज का फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स से एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। अब ये पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है, मैं ये तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी कोई लिविंग बीइंग की डेथ होती है तो या तो हम उसे जला देते हैं या फिर उसे जमीन में दफना देते हैं। लेकिन आगे कितना ही टाइम बीत जाए, इन मरे हुए लोगों के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ एटम्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते ही है। लेकिन इस पावर का यूज करके जिन्वू इन सब चीजों को भी इरेज कर सकता है। मतलब बेसिकली जिन्वू जिस भी चीज पर इस पावर का यूज करता है, उसका ना तो एटम, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना तो न्यूट्रॉन, कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है। और इवन जो जिन्वू है वो इस पावर से भी इम्यून है। अगर उस पर कोई ये वाली पावर यूज भी करता है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद तीसरे नंबर पर आती है पावर एस्ट्रलाइजेशन। एस्ट्रलाइजेशन जिन्वू का एपेक्स फॉर्म है, जिसमें वो एक बहुत ही बड़ा डार्क मैजिक बीइंग बन जाता है। और ये फॉर्म उसका इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसी का यूज करके उसने अंतारेस से लड़ाई की थी, वो भी उसके ड्रैगन फॉर्म में। अंतारेस जो कि किंग ऑफ द ड्रैगन्स और सबसे पावरफुल मोनार्क है। और ये एस्ट्रलाइजेशन की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जब अंतारेस अपने ड्रैगन फॉर्म में होता है और जिन्वू जब अपने एपेक्स फॉर्म यानी कि एस्ट्रलाइजेशन में होता है, तो वहाँ पर इतना फोर्स क्रिएट होता है कि जिस बैटल ग्राउंड पर ये दोनों खड़े होते हैं वो पूरा बैटल ग्राउंड ही कोलैप्स कर जाता है। अब जिसके बाद दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है अकैजुअलिटी। टाइम एक ऐसी एंटिटी है कि कोई भी इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, कितनी भी स्ट्रेंथ आ जाए उसके पास, वो टाइम से कभी नहीं भाग सकता। इवन जो अमर यानी कि इमॉर्टल लोग होते हैं, टाइम उन्हें भी नहीं छोड़ता है। लेकिन ये जितने भी रूल्स है ये जिन्वू पर लागू नहीं होते हैं। जिन्वू ने एक कैजुअलिटी पावर को अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से जिन्वू के लिए टाइम का एग्जिस्टेंस और उसका इवन कॉन्सेप्ट ही मिट चुका है हर पॉसिबल वे में। अब ये जो स्ट्रेंथ है ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसका एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। बस सिंपली 3 कॉन्सेप्ट्स को सोचो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब जैसा मैंने बताया कि जिस बीइंग के पास भी ये कैजुअलिटी वाली पावर होगी उसके लिए टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई टाइम में पीछे जाकर पास्ट में जिन्वू को मार भी दे तो भी जिन्वू नहीं मरेगा, क्योंकि उसका जो फ्यूचर सेल्फ है वो अभी भी एग्जिस्टेंस में रहेगा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि अगर उसे पास्ट में मार दिया तो वो फ्यूचर में कैसे जिंदा रह सकता है, तो यही इस पावर का मैजिक है। जिसके पास भी ये पावर होगी उसके लिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्वू को कभी मारा ही नहीं जा सकता। मारा जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। अब आती है जिन्वू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, ट्रू ओमनीपोटेंस। मैंने तुम लोगों को वीडियो में पहले ही कई बार बताया है कि सोलो लेवलिंग के एंडिंग में जिन्वू कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस पावर के कारण सोलो लेवलिंग के एंड में जिन्वू के पास टोटल कंट्रोल आ चुका होता है एक इनफाइनाइट साइज वर्ल्ड का, जिसे कि टेरिटरी ऑफ द इटर्नल रेस्ट भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में तुम जिन्वू को उस इनफाइनाइट साइज वर्ल्ड का रूलर या फिर भगवान भी कह सकते हो। उस पूरे इनफाइनाइट साइज वर्ल्ड में क्या हो रहा है जिन्वू को हर चीज की खबर होती है, एक बड़े से लेके छोटी चीज, और इवन यहाँ तक कि एक पत्ता कहाँ हिल रहा है वो चीज भी। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ओमनीपोटेंस का, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है समझने में। इवन जो ओमनीपोटेंस है उसके कई सारे क्लासिफिकेशंस भी है, जैसे मेटा ओमनीपोटेंस, एब्सोल्यूट ओमनीपोटेंस, प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस, ट्रू ओमनीपोटेंस और ऐसे कई सारे और भी है। लेकिन जो जिन्वू के पास पावर है वो ट्रू ओमनीपोटेंस की पावर है। ट्रू ओमनीपोटेंस ऐसी पावर है जिसमें जो यूजर है वो कुछ भी कर सकता है बिना किसी लिमिट के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कैपेसिटी और एबिलिटी के। लेकिन इवन इस पावर के बावजूद भी जिन्वू जो कॉस्मिक कैरेक्टर्स है डीसी के, जैसे द प्रेजेंस और मार्वल का द वन अबोव ऑल, उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। ये दोनों कॉस्मिक कैरेक्टर्स जिन्वू से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये जितनी भी पावर्स है ये हमें बताती है कि जिन्वू जो है वो सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। तो बस यार ये थी 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी जिन्वू की, जो कि उसने थ्रू आउट द मानवा गेन की है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को इन सब में से सबसे अच्छी पावर कौन सी लगी। और बस अगर अब वीडियो पसंद आई होगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे ही और भी तगड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और उसके साथ ही मेरे दूसरे चैनल सिंगुलैरिटी को भी जरूर से चेकआउट करना।